चलो देखो, टॉपिक डालो, हीट डालो। देखो हीट ना एक्चुअल में 3 पार्ट में है। एक पढ़ना है कैलोरीमेट्री, ठीक है, एक पढ़ना है एक्सपेंशन और एक पढ़ना है हीट ट्रांसफर। उसके बाद तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 टॉपिक है। हीट में कितना सब टॉपिक्स है? 3, ठीक है। पहला लिखो कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री में पढ़ना क्या है वो बताते हैं। जैसे कि तुम्हारा लिक्विड रहेगा या कुछ भी रहेगा, एक का टेम्परेचर हाई रहेगा, एक का टेम्परेचर लो रहेगा, और दोनों लिक्विड को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? आइस मेल्ट होगा, वाटर तुम्हारा मतलब गैस में जाएगा, तो कैसे जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले कैलोरीमेट्री में कुछ कुछ टर्म्स है वो पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, यानी यहां पर जो हीट है, ये एक तरह से इस टॉपिक में हीट क्या है तुम्हारा? एनर्जी, जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं। हम लोग अभी तक काइनेटिक पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ एक एनर्जी पढ़ना, कौन सा? हीट एनर्जी, ठीक है। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर है, हर बॉडी का टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? चाहे वो -3 हो या कुछ भी हो, टेम्परेचर तो है। टेम्परेचर है, इसका मतलब उस बॉडी में कौन सा एनर्जी है? हीट एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी को सबसे पहले, जब हीट और एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं था, हीट को अलग बनाते थे और एनर्जी अलग, उस समय हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करते थे और एनर्जी को किस में मेजर करते थे? जूल, ठीक है। वो मतलब जब हीट और एनर्जी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं था, तो उस समय जब हम बोलते थे कि इस बॉडी में टेम्परेचर है, इस बॉडी का हीट है कुछ, ठीक है। बाद में पता चला वही हीट किसका फॉर्म है? एनर्जी का। तो इस कैलोरी और जूल में एक रिलेशन भी निकल गया था। कितना रिलेशन है याद है? 1.8 यानी 4.2 जूल मान के चलते हैं, यानी एक कैलोरी कितने के बराबर है? 4.2 जूल, ठीक है। इसको कैसे बताया गया, एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। मान के चलो कि एक टब है, पानी भर दिए और इसका कुछ टेम्परेचर है, मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसमें हम क्या किए, एक टरबाइन लगा दिए अंदर में और उस टरबाइन को मोटर से घुमा रहे हैं, तो मोटर का एनर्जी तो लगेगा, तो वो एनर्जी इस पानी को अंदर रोटेट कर रहा है। अगर मान के चलो इसको आधा घंटा तक घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, क्या ये पानी का टेम्परेचर वही होगा कि कुछ बढ़ेगा? कुछ तो बढ़ेगा पक्का एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर का एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब उसका एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसी का एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गया। तो उसी टाइप से हीट को हम लोग क्या बोल दिए? एक एनर्जी। इसका मतलब ये समझना कि एक कैलोरी जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो कितने के बराबर है? 4.2 जूल, ठीक है। अब इसमें छोटा छोटा चीज है। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं समझना ध्यान से, ठीक है। एक वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक है। इसको डिफाइन ऐसे करना है कि अगर हम 1 ग्राम वाटर लिए, कितना ग्राम? 1 ग्राम वाटर ले लिए, उसका अगर हम एक डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस करें? 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमको कुछ एनर्जी देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा। तो जितना एनर्जी तुमको रिक्वायर्ड होगा, उसी एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। और 1 डिग्री सेल्सियस बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि 13.5 डिग्री सेल्सियस से कितना? 14.5 डिग्री, यानी होता है ना कि एक मतलब एक्यूरेट अगर चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ाना है, चाहे तुम 80 से 81 बढ़ाओ, चाहे 81 से 82, कितना ही बढ़ाओ। लेकिन अगर तुमको बहुत एक्यूरेट चाहिए तो टेम्परेचर कहां से कहां लेते हैं? 13.5 से लेकर 14.5। तो ये हमेशा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आता है, ये हमेशा तुम्हारा क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा। डेफिनेशन लिखो पहले, ये सब उतार लो, फिर हम डेफिनेशन लिखवाते हैं अच्छे से।
एक ब्लैक मार्कर दीजिएगा तो मैम, इसको हटा दीजिए, ये खराब मार्कर, दूसरा मार्कर दीजिए। ठीक है, तो हीट एक फॉर्म हो गया एनर्जी का, और कैलोरी में मेजर करते हैं, और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का डेफिनेशन लिखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और हीट एनर्जी को पता है, इससे डिनोट करेंगे Q से, यानी Q तुम्हारा क्या है, एक एनर्जी है, और वो किस एनर्जी किससे रिलेटेड है, हीट से। जैसे याद करो काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी को U से, उसी तरह हीट एनर्जी को Q से। ठीक है, लिखो इट इज द स्पेसिफिक, लिखो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, और ब्रैकेट में लिख लेना 13.5 से 14.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट किसका बात की है, वाटर। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, SW लिख देना। ये लगभग कितना आता है, किसी को पता है? चलो आगे इसको डिस्कस पर, ठीक है, आगे बताएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्पेसिफिक हीट, सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोला गया है। स्पेसिफिक हीट मतलब वाटर तो लिखा नहीं है, यानी अब किसी भी बॉडी का, तो स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लो स्पेसिफिक हीट का, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of any substance, 1 gram of any substance by 1 degree Celsius। ठीक है, जब वाटर का बात करेंगे तो वाटर का रहेगा, और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो कोई भी सब्सटेंस का होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो गया। नेक्स्ट लिखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का भी डेफिनेशन ध्यान से सुनना। हाँ, इट इज द, लिखो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी, ऑफ द होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा किसको, पूरे बॉडी के लिए। ठीक है, इससे पहले स्पेसिफिक हीट कितना था, 1 ग्राम, और हीट कैपेसिटी का मतलब पूरा बॉडी का कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल जाएगा एकदम छोटा सा, एकदम यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको स्पेसिफिक हीट आप बोलते हैं वाटर, या कोई भी सब्सटेंस को लेंगे तो S बोल देंगे। ठीक है, यानी यही S Q के बराबर हो गया। इतना ही एनर्जी देंगे तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। चलो, तो अगर हम M ग्राम का 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हम बोल सकते हैं इसका M टाइम्स लगेगा। अगर 1 ग्राम का S लग रहा है तो M ग्राम का MS, इतना हीट लगा। चलो, अब अगर हम M ग्राम का डेल्टा T बढ़ाना है, डेल्टा T का मतलब अभी सब 1-1 डिग्री सेल्सियस ले रहा है ना, मान के चलो 5 डिग्री बढ़ाना है, 10 डिग्री बढ़ाना, तो डेल्टा T, तो डेल्टा T बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, MS तो था 1 डिग्री सेल्सियस का, तो डेल्टा T बढ़ाने के लिए तो एक फॉर्मूला निकल गया,
Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब किसी भी बॉडी का मास कितना हो m और उसका कितना टेम्परेचर राइज करना हो डेल्टा टी, तो कितना हीट लगेगा? तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से अगर S निकाला जाए तो Q बाय एम डेल्टा टी आएगा। अब इसका एनर्जी का बात किया, S का यूनिट का बात किया जाए तो अब देखो, अगर Q को कैलोरी में लोगे तो ये ग्राम में रहेगा, तो इसको तुम डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, बात बराबर है, क्योंकि चेंज तुम केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, चेंज हमेशा वही आएगा कि अलग आएगा? वही आएगा। ठीक है, और अगर तुम इसको लेते हो जूल में, क्यू को जूल में भी ले सकते हैं, तो ग्राम किस में चल जाएगा? केजी में डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो एस होता है वो कैलोरी में लोगो तो कितना आता है? 1 कैलोरी। समझ में आया? इसको उतार लो सबसे पहले। समझ में आया इतना? अब एक छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 100 ग्राम का पानी है और उसका 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, तो कितना एनर्जी लगेगा? तो उसको मास को ग्राम में ही रहने दो। ठीक है, डेल्टा टी तुम केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में लो, 15 ही लिखोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वाटर का जो एस होता है वो होता है 1 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ऐसे लिखो, 1 या यूनिट है ना, तो 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से लेना। ठीक है, यानी कि तुम अगर इसमें चलोगे इस यूनिट में तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का क्या है? स्पेसिफिक हीट। अगर हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे? कैलोरी और ग्राम, और ज्यादातर यही चीज चलता है, क्योंकि तुम अगर जूल में करना चाहोगे तो इसको तुमको जूल में कन्वर्ट करना होगा 4.2, और इसको ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा? केजी में। तो अगर हम करें भी एक तरह से तो 4.2 और ग्राम है तो इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 3, इसका मतलब 4200 लिख सकते हैं जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो इसलिए या तो 1 लेके चलो या फिर कितना लेके चलो? 4200। ठीक है, अब किसी बॉडी का अगर बात किया जाए कि भाई बोलेगा कि आयरन है, तो आयरन का एक स्पेसिफिक हीट दिया होगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, इस पूरा जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इसमें याद करो हम लोग बताए थे कि पूरे बॉडी का मास बढ़ाना, पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना था, हीट कैपेसिटी था ना, तो हीट कैपेसिटी इसमें क्या टर्म होगा? मतलब कि इसे हीट कैपेसिटी को क्या बोले थे? पूरे बॉडी का कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी अगर बोले तो डेल्टा टी का वैल्यू अगर 1 कर दे तो यही m इंटू एस जो आएगा वही हीट कैपेसिटी है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू कितना कर दे 1, तो Q इज इक्वल टू एम एस आएगा। तो एम एस ही तुम्हारा एक तरह से क्या है? हीट कैपेसिटी। लिख लो m इंटू एस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू एस। यही m इंटू एस का जो प्रोडक्ट होता है इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारा हम टर्म्स बता दिए, आगे कोई टर्म नहीं, इतना ही टर्म है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बता दिए। ठीक है, वाटर का रहेगा तो वाटर लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो कोई भी सब्सटेंस का, और हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी का, और उसका वैल्यू कितना होता है? m इंटू एस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब
हम एनर्जी जो दे रहे हैं बॉडी में, तो एनर्जी हम किसी भी रूप में दे सकते हैं उसको। लाइट एनर्जी दे दें, जैसे आयरन पे लाइट गिरता है, तो अगर आयरन पे तुम्हारा लाइट गिर रहा है तो एक तरह से लाइट एनर्जी है, तो वो लाइट एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ा सकता है और बढ़ता भी है। तो ऐसा क्या हो जाता है इस बॉडी में, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है? उस बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है? और टेम्परेचर जो हम हीट एनर्जी रहता है वो किस फॉर्म में रह रहा है? जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन में है, पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट में रखो या कंप्रेस करो, इलोंगेट करो, तब वो एनर्जी है। तो हीट एनर्जी उस बॉडी का किस पार्ट में है, कैसे है उसमें हीट एनर्जी, किस टाइप से कैसे स्टोर्ड है उसमें? नहीं, टेम्परेचर है तभी हीट एनर्जी बोल रहे हैं, लेकिन वो हीट एनर्जी कहाँ छुपा हुआ है अगर खोजने जाए तो? मूव करता पार्टिकल, मतलब लोहा के अंदर सब मूव कर रहा है। बोलो, किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? ठीक है, समझना ध्यान से। केमिस्ट्री में पढ़े होगे लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है सबका। अगर आयरन होगा तो सबका एक लैटिस स्ट्रक्चर है। तो हर जो पार्टिकल्स है उसमें लैटिस टाइप का हर पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल अपना मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो वही जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, एक तरह से वही वाइब्रेशनल एनर्जी तुम्हारा कौन सा एनर्जी है? हीट एनर्जी है। तो जैसे जैसे हम एनर्जी देंगे तो उसका वाइब्रेशन कम होगा कि और ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा हीट एनर्जी उतना ज्यादा होगा। लिखो फटाफट, लिखो। हीट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी, हीट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी heat energy is stored in the body in the form of vibrational energy, in the form of vibrational energy। ठीक है, यानी वाइब्रेशन होगा तो बॉडी का तुम्हारा कौन सा एनर्जी होगा? हीट एनर्जी। ठीक है, आगे जाके इसको और थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझना है, जितना हीट देंगे वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा। लिखो लिखो, as we increase the temperature, as we increase the temperature, vibration also increases, vibration also increases। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक बीकर है, उसमें लिक्विड है 20 ग्राम 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, या कुछ 30 डिग्री सेल्सियस में। दूसरा बीकर में लिक्विड है कुछ 30 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। तो टोटल पानी 50 ग्राम हो जाएगा। टेम्परेचर इतना तो है आइडिया कि 30 और 40 के बीच में होगा, है ना? पर कितना होगा एवरेज निकाल दें। ऐसा थोड़ी ना होता, अगर एवरेज निकालना होता तो ठंडा पानी में एक बूंद डाल देते हैं खौलता हुआ पानी, तो यार एवरेज निकाल लेते, उतना हो जाता है नहीं ना जी। तो गर्म करने के लिए पानी और ज्यादा मिलाना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ एवरेज का काम नहीं चलेगा। अब यहाँ किसका काम चलेगा समझ, ठीक है, देखते हैं यहाँ किसका काम चलेगा वो बताते हैं। हमको ये पता है कि इसमें एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, और दोनों को मिला देंगे तो वो एनर्जी कंजर्व रहेगा। एनर्जी तो कंजर्व, कहीं तो जा तो नहीं रहा एनर्जी। तो इसका मतलब इसमें खाली एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कौन एनर्जी देगा और कौन एनर्जी लेगा? 40 वाला देगा क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। तो यानी ये कुछ एनर्जी देगा और ये उतना ही लेगा कि उससे कम लेगा? उतना ही लेगा। अगर वो कुछ एनर्जी देगा तो ये एनर्जी लेगा। अब समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना है? T। तो वो एनर्जी दिया, यही एनर्जी देगा ना। कितना एनर्जी देगा तो लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, ms डेल्टा टी। मास ले लेते हैं 30
एस को ऐसे ही रहने देता है क्योंकि वाटर बोला नहीं, वो बोला कोई भी लिक्विड, इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब टी माइनस 40 करेंगे तो टी बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा। और ये बड़ा होगा, यानी बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या, सॉरी छोटा में से बड़ा, ये फाइनल है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर टी को 40 से माइनस करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो माइनस से समझ जाना है कि एनर्जी ले रहा है कि एनर्जी दे रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो हम यहां भी सिंपल लिखते हैं, जब हमको पता चल गया कि ये एनर्जी दे रहा है तो 40 बड़ा होगा कि टी बड़ा होगा? 40 बड़ा होगा। तो यहां लिखते हैं सिंपल, हम लोग लिखते हैं 40 माइनस टी, प्लस माइनस का झमेला भी नहीं रखते हैं। ये एनर्जी लेगा कि देगा? लेगा। कितना लेगा? तो इसका मास हो गया 20 इंटू एस इंटू टी बड़ा कि 30 बड़ा? टी। तो इंटू टी माइनस 30। और हमको पता है कि ये एनर्जी जितना देने वाला है वो उतना ही एनर्जी लेने वाला भी है, यानी Q1 और Q2 क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यानी कि अगर हम इक्वेशन लिखें Q1 इज इक्वल टू Q2, तो Q1 का हो जाएगा 30 इंटू एस इंटू 40 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू एस इंटू टी माइनस 30। 0 0 कैंसल, एस एस कैंसल हो गया। तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 माइनस 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 60 होगा। 3t उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 5t, और इधर आके कितना हो जाएगा 180। तो t का वैल्यू कितना आएगा 36। यानी कि ये होगा कि इसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन एनर्जी देगा और कौन एनर्जी लेगा। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम एनर्जी देंगे तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो देख लेना है 40 माइनस टी करना है। और अगर हम एनर्जी ले रहे हैं तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टी माइनस 30 कर दी। समझ में आया ना? यहां पर इसको उतारो और एक क्वेश्चन देते हैं और इसको ट्राई करो कि मान के चलो कि तुम्हारे पास 1 2 तीन बीकर है और तीनों में पानी है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। यह है 10 डिग्री सेल्सियस में, यह है 20 डिग्री सेल्सियस में, और ये ले लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब क्या किए, हम तीनों को मिक्स कर दिए एक ही बार, मिक्स कर दिए। तो तीनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास एक टेम्परेचर आएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? इसको उतारो और इसको बनाओ बढ़िया से। 5 मिनट समय लो, जितना समय लेना है, जो दिमाग लगाना चाहो लगाओ, बना के देखो।
पहले ये दोनों मिक्स करो तो सामने वाला 10 या 20 में हमको तो 4.2 आ रहा है दोस्त टेंपरेचर ना टेंपरेचर 4.2 आ रहा है जो मार्क करना है 30 ग्राम ऑप्शन करना है वो देखने से कॉमन सेंस लगा के 40 से 20 को करेंगे एमएस एमएस तो जब 10 20 को ऐड किए तो मास भी कैंसिल हो गया डिवाइड कर हुआ चला हुआ रखा ना चलो और डिग्री कैसे 40 20 60 10 भी लगा सकते हो चला दे हम उठाने जाएंगे पार्टी हो रही नहीं हो सकता 40 तो ज्यादा ही होगा पहले 40 30 को डाल देना
हो गया। अच्छा कैसे किए थोड़ा तरीका बताओ। 8.67 हाँ सर पहले हाँ मतलब ये थोड़ा आधा होता है कि भाई 3 को कैसे करें। 3 को करने पर टेम्परेचर T, अब ये T 10 से तो बड़ा होगा, 40 से छोटा होगा, तो इन दोनों का तो पता चल जाएगा, लेकिन ये फंस जाएगा क्योंकि T हो सके 20 से बड़ा भी हो सकता है, 20 से छोटा भी हो सकता है, तो वहां तो पता ही नहीं चलेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो उसके लिए देखो वो कर सकते हो, तुम लोग दिमाग क्या लगा के पहले 2 को मिला लेते हैं, हो गया, फिर इसको और इसको मिला लिए, आंसर आएगा 100% आएगा। ठीक है, कितना आया? हाँ जो भी आया 18 पॉइंट जो भी आया। ठीक है, अब एक तरीका हम बताते हैं कि अच्छा ऐसे मान के चलो, कैसे आएगा मतलब सोचने में भी डर नहीं लगता है तुमको सोचने में भी डर होना चाहिए तो नहीं आएगा। तो अब ऐसे 10 बीकर दिया रहेगा तो हालत खराब हो जाएगा। सबका ms डेल्टा t ऐड कर देंगे और इक्वल कर देंगे, मतलब डेल्टा t करके वैसे ही आ जाएगा। ms डेल्टा t को सबको ऐड करके हाँ फिर इक्वल कर देंगे, टोटल m पता है हाँ s और डेल्टा t नहीं देखो, तो अब करना क्या है समझना, एक लॉजिक बताते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो 1 2 3, ठीक है, हम लोग 3 आदमी हैं, सबके पास कुछ कुछ पैसा है ना निकलवाएंगे अभी तो 1 2 3 3 आदमी है, सबके पास कुछ कुछ पैसा है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि हम लोग कुछ पैसा मतलब ट्रांसफर किए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो हम तुमको मान के चलो कि 200 रुपया दिए। ठीक है, तो उसके लिए इसे उसको लिखते हैं A, ये हो गया B और हम हो गए C। ठीक है, तो हम इसको पैसा दिए कितना 200, तो A के लिए प्लस 200 हुआ, A के लिए कितना हुआ प्लस 200, मेरे लिए कितना होगा माइनस 200। ठीक है, ये इसको 150 दिया। ठीक है, तो इसको 150 का फायदा और उसको 150 का लॉस। एक और ट्रांसफर कर लेते हैं, हम इसको दिए 200 रुपया, फिर से माइनस 200 और इसके लिए कितना हो गया प्लस 200। सब लेन देन हुआ, एक बार देखते हैं टोटल लेन देन कितना हुआ होगा। तो सब कुछ जोड़ देखो देखो तो कितना आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चल तो रहा चल। तो माइनस 400 प्लस 350 और यहाँ पर प्लस 50, टोटल कितना आया
यानी कि कहीं भी अगर लेन देन देखा जाए, हम लोग तीनों एक सिस्टम मिल गए, ना बाहर से कोई पैसा दे रहा है ना हम लोग किसी को बाहर को पैसा दे रहे हैं, तो टोटल जो लेन देन हुआ हमेशा कितना हुआ? 0। यही हाल कुछ इन 3 बीकरों का है। जो देगा, मान के चलिए ये कुछ दिया तो इसके लिए प्लस होगा और इसके लिए माइनस होगा, ये इसको देगा उसके लिए प्लस माइनस, तो टोटल लेन देन हमेशा कितना होगा? 0। ठीक है। अब हमको उतना केयर नहीं करना है कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, हम हमेशा लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो देखो तुरंत आंसर आएगा, समझना। तो फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं, इसका मास कितना है? 10 इंटू S इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सीधा लिख दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इसका लिखो प्लस 20 इंटू एस इंटू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 30 इंटू एस इंटू फाइनल माइनस इनिशियल। और हमको पता है टोटल लेन देन कितना होने वाला है? 0। ठीक है, एस एस कॉमन होकर सब खत्म, 0 0 0 खत्म। तो ऊपर वाला होगा t माइनस 40 प्लस 2t माइनस 40 प्लस 3t माइनस 30, और टोटल कितना होने वाला है? 0। 3 2 5 और 1 6, 60 इज इक्वल टू 40 40 80, 80 और 3 110। तो t इज इक्वल टू 110 बाई 6 यानी 55/3 कितना आएगा? 1.33। जो भी समझ में आया लॉजिक? तो यानी कि अब कितना भी बीकर हो फाइनल टेम्परेचर T मानना है और हमेशा लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल बड़ा होगा और इनिशियल छोटा होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा, अगर टर्म नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। प्लस का मतलब वो एनर्जी लिया और नेगेटिव का मतलब वो एनर्जी दिया, और हमको पता है टोटल लेन देन हमेशा कितना आने वाला है? 0। तो यानी कि अब कितना भी बीकर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे और टोटल कितना कर देंगे? 0। इसको उतार लो। तुम कैसे किए थे? सर सबका ऐसे ये इंटू फिर ये इंटू फिर ये इंटू इक्वल्स टू ये इंटू टेम्परेचर और मास इंटू कर दिए। तो m इंटू टी से क्या निकलेगा? MST मतलब सबको प्लस कर दिए। MST, तो MST से क्या होता है? क्या निकलेगा? इसमें भी वही हो रहा है इनडायरेक्टली। कहाँ हो रहा है? देखो MST, तो यहाँ T है कि T माइनस 40? हाँ T माइनस 40 है, अगर इसको उधर ले जाएंगे तब भी वही होता है। फाइनल इक्वल्स टू 0 नहीं कर रहे हैं, इक्वल्स टू टोटल मास इनटू S इनटू T। नहीं, आगे आगे दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। आगे हम बताएं कहाँ फंस जाओगे। इसको उतारो पहले। इसमें नहीं फंसेंगे। हाँ? इसमें नहीं फंसेंगे। नहीं, इसमें कभी नहीं, क्योंकि वो जो टर्म है ना, देखो आगे क्या होगा ना, आगे बहुत अभी मतलब बहुत आगे तक पढ़ना है। अभी तो खाली वाटर और वाटर आइस मिक्स कर रहा है ना, आइस को मिक्स कर देंगे तो आइस में फिर क्या करोगे तुम? S बदल जब फेज चेंज होगा तो प्लस L कर नहीं वहां दिक्कत होगा। यहाँ तो ठीक है, तुम समझ में आ रहा है कि वो उधर जा रहा है तो लगभग बराबर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं। मतलब तुम खुद सोचो कि वो लॉजिक ही गलत है। तुम MST कर रहे हो तो MST तुमको देगा क्या? कोई ऐसा टर्म है कि मास इंटू एस इंटू उसका टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या बताएगा वो? कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जो उसका कुछ बताएगा वो, समझे? मिक्सिंग समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखो। अच्छा, किसी लिक्विड को, जैसे वाटर को ही लेते हैं, तो वाटर को टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं पूरा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ते 100 तक आया, ठीक है। और हम एनर्जी देंगे तो 100 से, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस था, उसको एनर्जी दे रहे हैं तो 25 26 27 बढ़ते 100 तक आएगा। 100 तक आया, फिर उसको और कुछ एनर्जी दी तो 100 से 101,
मतलब 100 के बाद 101 ना जाके वो वाटर से किस में चला जाता है, वेपर में। तो वहां ऐसा क्या होता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वहां 100 पर ऐसा क्या हो जाता है कि वो 100 से 101 ना जाके वो फेज चेंज कर लेता है। वो एनर्जी उसका फेज मतलब बॉन्ड ब्रेक कर हाँ तो ये समझो, अभी हम लोग क्या पढ़े कि एनर्जी दे रहे हैं तो वो वाइब्रेट कर रहा है, और जितना एनर्जी देंगे तो उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वाइब्रेट करते करते इतना वाइब्रेशन हो जाएगा कि वो लैटिस टूट जाएगा, और लैटिस टूट जाएगा इसका मतलब वो चीज लिक्विड से, बॉन्ड्स टूट गया, तो बॉन्ड्स टूट गया इसका मतलब लिक्विड से किसमें चला गया, वेपर। ठीक है, पहले आइस था तो आइस को एनर्जी दिए तो उसका बॉन्ड्स ब्रेक होकर लिक्विड बना, फिर उसको एनर्जी दिए तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ, फिर एक समय ऐसा आया कि उसका बॉन्ड्स फिर ब्रेक हो गया तो फिर लिक्विड में किससे चला गया, वेपर में। इसका मतलब लिखो, लिखो when bonds are broken, when bonds are broken due to, when bonds are broken due to increase in vibrations, due to increase in vibration, due to increase in vibration, the phase changes, the phase changes, तुम्हारा फेस क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, अब जहां फेस चेंज होता है वहां पर हम लोग किसका बात करते हैं, वहां स्पेसिफिक हीट का बात किए थे, यहां किसका बात करते हैं, लेटेंट हीट। लिखो लेटेंट हीट। अब यहां दो चीज है, देखो फेस चेंज होना इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड, दोनों हो सकता है। दूसरा फेज चेंज होता है लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो सबको, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर एक फेज चेंज होता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किए थे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डी। यहाँ तो रेज तो कर नहीं रहा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ सिंपल बोलना है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू सॉलिड। लिखो लेटेंट, लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिखो पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिखो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required, it is the energy required to change the phase, to change the phase of 1 gram of water। याद रखना 1 gram of water बोल रहे, 1 gram of substance लिखो, to change the phase of 1 gram of substance from सॉलिड टू लिक्विड, और ऐसा सिंबल लगा देना, वो खुद समझ में आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। तो यहां पर कौन सा बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि अगर 1 ग्राम का बात हुआ तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा 1 ग्राम के लिए। तो पूरे बॉडी का बात करें तो m, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई भी m मास का अगर फेज चेंज होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू m इंटू एल, और L के जगह क्या यूज करेंगे, LF, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करोगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, याद रखना 1 ग्राम फ्रॉम लिक्विड टू गैस या फिर गैस टू लिक्विड। लिख लो अपने से, तो यहां भी फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू m इंटू एल।
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू किसी को याद है? ये सब दिया रहता है, फिर भी याद करने का आदत डालो। 80 कैलोरी पर ग्राम। एम का यूनिट क्या होगा? कैलोरी, एम नीचे आ जाएगा, और इसका 540 कैलोरी पर ग्राम। इसे वैल्यू लिख लो, वैसे दिया रहता है फिर भी याद रख लो। ठीक है, अब अच्छा, क्या आइस -10 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है? पक्का रहता भी है। तो -10 डिग्री सेल्सियस में अगर आइस है और उसको हम हीट एनर्जी देंगे तो -10 से मेल्ट हो जाएगा कि -10 से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा? बढ़ेगा। वहां मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट हमेशा कहाँ होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वहां फेज चेंज 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, और बॉयल जब होगा कितने डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे चीज पे डिपेंड करता है। अभी तो हम लोग मान के चले ना प्रैक्टिकली कि मेल्ट कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में, और तुम्हारा बॉयल कब हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to convert 10 gram of ice, ठीक है, 10 gram of ice at -25 degree Celsius, at -25 degree Celsius to water vapor at 100 degree Celsius, at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जब आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा तो वहां स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी देगा तुमको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी देगा, और अगर वाटर वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर भी देगा। फेज चेंज करना होगा तो LF देगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर गैस में कन्वर्ट करना होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइस का होता है 0.5, वाटर का हो जाएगा कितना? 1। इसका वैल्यू मेरे को याद नहीं है, ठीक है, कितना होता है वेपर का, देख लेना एक बार। ठीक है, तो मेरे को ये सब डाटा, फ्यूजन का कितना दिए थे? 80, और इसका कितना हो गया? 540। ट्राई करना एक बार कितना हमको एनर्जी लगेगा। जूल की कैलोरी आएगा, ये सारा यूनिट कैलोरी में है ना। चलो, यानी सबसे पहले जो 10 ग्राम आइस है ना, 10 ग्राम है ना, उसको आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे? -25। तो सबसे पहले -25 से लेकर उसको 0 तक लेके जाना है। कौन सा फॉर्मूला? ms डेल्टा टी। तो मास इंटू एस का वैल्यू कितना हो गया? 0.5। डेल्टा टी कितना लोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका आंसर एक निकलेगा, तो ये 10 कैंसिल हो गया, 125 कैलोरी तो यहां लग गया। उसके बाद मेरा वाटर में आ गया कि अभी भी आइस में है? आइस में ही है,
तो आइस को फिर हमको वाटर में लेके जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, फेज चेंज करेंगे। तो फेज चेंज करेंगे तो m इंटू एल, और कौन सा एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 10 इंटू 80 कितना हो गया, 800 कैलोरी। तो 800 कैलोरी और देने पर ये जो आइस है वो किस में आ गया, वाटर में, और इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा, टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ेगा। फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना करना है, 100। फॉर्मूला ms डेल्टा टी, तो मास हो गया m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल 100 होगा। तो यहाँ कितना लग गया, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी में ये वाटर पहुंच गया कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री। तो हमको वाटर से किस में बनाना है, वेपर में। तो फिर फेज चेंज करना होगा, m इंटू एल, वेपराइजेशन 540 यानी 5400, इतना हमको लग जाएगा एनर्जी। सबको क्या करना है, ऐड मार देना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है, जो भी आ रहा हो 7325 समझ में आया। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं टफ वाला, ठीक है। ये तो हम सब बेसिक बता दिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मिटा दें और एक पहले ग्राफ बता देता है, और ये ग्राफ ध्यान से समझना। अगर हम Q और डेल्टा T का ग्राफ बनाएं तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो Q के जगह y हो गया, डेल्टा T के जगह क्या हो गया, x, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यही इसका स्लोप है, तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, s पर, ठीक है। अब इसी को देखते हुए एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ध्यान से समझना। टेम्परेचर और यहां किधर है, हीट, ठीक है। ग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं -25 डिग्री सेल्सियस से। तो -25 डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा, आइस। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, डेल्टा टी रख देते, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। चलो टेम्परेचर राइज किए 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 किए, ठीक है, बढ़ भी रहा है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा ऐसा। या फिर एक मिनट, यहाँ क्यूब बनाया ना, सॉरी, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि इस पॉइंट को यहीं से बोलते हैं ये आइस है, और कितना डिग्री सेल्सियस, -T डिग्री सेल्सियस लेके चलता है, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एनर्जी देना होगा, ठीक है। तो एनर्जी अगर देंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा। फिर एक टेम्परेचर यहाँ आएगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अगर हम हीट देंगे क्या होगा, आराम से। अगर हम यहाँ पर देखो, हम हीट इधर देखो, Q का मतलब हीट हुआ, ठीक है। या फिर तुम लोग को समझाने के लिए ना, एक मिनट, तुम लोग को अच्छे से समझाने के लिए हम थोड़ा इसका एक्सिस चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। फिर वापस हम उसको उल्टा करके देख लेंगे। इधर डेल्टा टी कर देते हैं और इधर तुम्हारा क्या कर देते हैं, Q, या फिर इसको डेल्टा टी की जगह क्या लिख देते हैं, T। तो ये वाला टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर में एक टेम्परेचर ले लेते हैं -T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो हीट दिए, Q का मतलब क्या, हीट बढ़ा रहा है, हीट एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब 0 हो जाएगा, और अगर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर वही रहेगा या वेरी मारेगा, वही रहेगा। तो कुछ एनर्जी लग भी जाएगा लेकिन टेम्परेचर मेरा वही रहेगा। तो इस फेज में बोल सकते हैं कि यहाँ फेज चेंज हो रहा है, ये समझ में आया थोड़ा। और यहां पर फेज चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज। फिर एक समय के बाद फिर हम हीट देंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, चलो बना दिए। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कहां पर, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद और हम हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर तो वही का वही रहेगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज कर दिए,
फिर उसके बाद हम और हीट देंगे तो क्या होगा, अब वेपर बन जाएगा, यहां पर वेपर, ये यहां भी फेस चेंज हुआ, तो इसके बाद फिर से कुछ इस टाइप से जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया कैसे कैसे बना है। अब यहां पर तुमसे क्या क्या चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हम छोटा बना है और ये वाला टर्म हम बड़ा बना है, क्या लॉजिक देके, याद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होता है, यानी 80 कैलोरी में मेरा फेस चेंज हो जाएगा, और यहाँ कितने कैलोरी में देता है 540, तो इसका ये टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म छोटा होगा। ये लॉजिक समझ गया। अब ध्यान से अगर देखोगे तो हम सबका स्लोप अलग अलग बनाए, सेम लग रहा होगा अलग बात है, पर इसका स्लोप θ1 मान लेते हैं, इसका स्लोप θ2 मान लेते हैं, और इसका स्लोप कितना मान लेते हैं θ3। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा कि θ3, क्या दोगे आंसर, देख के तो लग रहा है ना, लॉजिक्स में कैसे दोगे। चलो फटाफट, है ना, किसी के पास नेट है तो एक बार देखो तो वेपर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है जल्दी, 1 से ज्यादा है इतना हमको पता है, लेकिन कितना है एक बार देख लो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हो गया 0.5, वेपर का 1 से ज्यादा ही है, 1.2 ही लेके चलते हैं। ठीक है, चलो 0.5 का डबल 1 का डबल 2, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, चलो अब समझना ध्यान से, जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो हम लोग बनाए थे Q और डेल्टा टी का, तो इसका स्लोप ऐसा आया था, तो इसमें जो स्लोप आया था tan थीटा, स्लोप यही है ना, इज इक्वल टू एम एस होगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो जो स्लोप आता है उसको बाकायदा हम tan थीटा लिखते हैं, और tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया एम एस। ठीक है, अब समझना, इस ग्राफ में s जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा। इस ग्राफ में अगर इस ग्राफ को हम उल्टा कर दें, Q इधर डेल्टा टी इधर, इसका भी स्लोप होगा, अच्छा उल्टा कर दे, इधर डेल्टा टी और इधर क्या बना दिए Q, तो यहां भी एक स्लोप आएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ s बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा कि इसमें घटेगा, घटेगा, क्योंकि उल्टा हम बना रहे हैं। यही चीज देखो, यहाँ s बढ़ाएंगे तो ये वाला लाइन Q की तरफ लीन करेगा, तो यही वाला लाइन किधर लीन करेगा Q की तरफ, तो इसका मतलब इस केस में अगर s बढ़ाएंगे तो थीटा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब यहां समझो, सबसे ज्यादा s किसका है, वेपर का, तो θ3 सबसे कम होगा, उसके बाद वाटर का, उसके बाद आइस का। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा कौन होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। और अगर कोई रेंज का बात करे कि ये वाला रेंज बड़ा कि ये वाला रेंज बड़ा, तो कौन सा रेंज बड़ा होगा, ये वाला। समझ में आया, इसको उतारो बढ़िया से, और सारा एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए कैसे कैसे हम बताएं। इस केस में लिख लेना कि s इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़िया से। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इधर t और इधर q बना है ना, अगर इसी को उल्टा करके देखेंगे तो q ऊपर चला जाएगा और t किधर आ जाएगा, नीचे, तो उस समय भी ग्राफ बना सकते हो नहीं बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। यानी कॉपी को उल्टा कर लेना ऐसे, इसी कॉपी को अगर हम उल्टा करके बनाते तो q ऊपर चला जाए, t इधर आ जाता, तो उसको फिर कॉपी सीधा कर लेना, बन जाएगा ग्राफ। क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा आसानी है, साफ साफ दिख रहा है क्यू बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है।
आगे बढ़े। ग्राफ समझ में आया ना? स्कूल के हिसाब से देखोगे तो ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम का सोच रहे हो 11th में देने का, ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैसे बनाना है और सब कुछ लिख देना है कि क्यों थीटा बढ़ा है, क्यों थीटा कम हो रहा है। समझ में आया ना ये लॉजिक से? चल इसको मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ही देते हैं, तुम लोग को बनाना है। कैसे बनाना है तुम लोग समझो अपना, ठीक है? एक वाटर है 200 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और इसमें एक आइस का क्यूब डाल दिए, ठीक है? 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आइस है। तो डालने के बाद क्या होगा? पिघल जाएगा। और इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताओ कितना होगा? चलो हंड्रेड बाई 21 ये लगभग तुम्हारा 50 से कम, नहीं 50 नहीं, 5 हो गया ना? 58 बढ़ कैसे जाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना? ठीक है, एक हिंट देते हैं तुम लोग को, समझना ध्यान से। अगर आइस को समझो ध्यान से, आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, हमको एनर्जी देना होगा कि वो एनर्जी रिलीज करेगा? देना होगा, तभी आइस किस में जाएगा? वाटर में। और अगर वाटर कन्वर्ट होता है किस में? आइस में, तो एनर्जी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है? तो हम लोग जो फ्रीज यूज करते हैं उसमें क्या होता है? जब लोग फ्रीज यूज करते हैं उसमें क्या होता है? वाटर को आइस में कन्वर्ट करता है। तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट करता है तो एनर्जी बकायदा हमको मिलना चाहिए, तो उल्टा एनर्जी देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसको एनर्जी देना होगा, तभी कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। गजब हाल है। आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना होगा, एनर्जी देना होगा। और आइस को, हाँ, आइस को वाटर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देना होगा, और वाटर को आइस कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, तो दोनों में एनर्जी देना होगा। तो फिर लॉजिक फेल हो गया।
ऐसा नहीं है, समझो ध्यान से। जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं तो उसमें बकायदा हम लोग वाटर डालते हैं और आइस कन्वर्ट करते हैं, तो हमको एनर्जी मिलना चाहिए और मिलता भी है। कैसे? तो याद करो, फ्रिज जब यूज करते होगे तो उसके पीछे में रेडिएटर रहता है, तो वो हीट देखते हो ना, गर्म हवा फेंकता है, तो गर्म हवा फेंक रहा है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है तुमको? एनर्जी दे रहा है ना जी। तुम लोग को दिमाग में ये बैठा कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से कंप्रेसर चला रहा है, और वो कंप्रेसर क्या करता है, अंदर का एनर्जी खींचकर बाहर निकाल लेता है। तो जैसे अगर तुमसे एनर्जी हम ले लेंगे, जैसे उस आइस से वो एनर्जी खींच लिया बाहर, तो इसका मतलब वो आइस में किससे जाएगा, सॉरी वाटर से अगर हम एनर्जी खींच लिए तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, और वही एनर्जी आइस को दे देंगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। यानी कि फ्रिज क्या करता है, सिंपली कोई भी चीज तुम अंदर रखोगे ना, तो उसका एनर्जी वो क्या करता है, खींच लेता है और बाहर फेंक देता है। वो तो बाहर फेंकता है तो ठंडा हवा फेंकता है, गर्म हवा, गर्म हवा, तो वही एनर्जी बाहर फेंक रहा है वो। उसी को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। एसी क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो ठंडा कर रहा है इसका मतलब यहां का एनर्जी खींच के बाहर फेंक रहा है, तो इसका जो आउटलेट लगा रहता है वहां ठंडा हवा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, यही तो काम करता है। लेकिन इसको चलाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोबल वार्मिंग का यही रीजन है। देखो, अगर ये एसी मतलब कर क्या रहा है, यहाँ का ठंडा यहाँ का गर्म बाहर फेंक रहा है, तो टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट ही होगा। अगर देखा जाए कि हम तुमसे, तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है, तुमसे हम एनर्जी ले ली, तुम्हारा 5 घट गया, तो इधर वाला 5 क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस हमेशा बना हुआ है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और वो वेस्ट एक तरह से देखा जाए तो वो फ्रिज को चलाने में वो भी तो एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। और प्लस इधर तो बैलेंस है ही, तो धीरे 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 इस पूरा ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही जब लोग दिक्कत हो रहा है बस। अगर ये 100% एफिशिएंट होता ना, कि भाई एकदम 100% एफिशिएंट है, इधर का गर्म हवा लेकर बाहर फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में अगर देखा जाए तो वो बाहर का टेम्परेचर अंदर ठंडा हो गया तो बाहर मिलके तो वही होगा, बैलेंस ही होगा एक तरह से। लेकिन कर क्या रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हम कहां से लाए, माइथन डैम से लाए, तो वहां का एनर्जी हम एक तरह से लॉस करें, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट एनर्जी में, और वही हीट एनर्जी फिर वापस पोटेंशियल में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो इसी तरह धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, 47.61 मेरा 40 आ गया। 40 आ रहा है। एक काम करते हैं, हमको इतना पता है कि आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए कि एनर्जी देगा, चाहिए ना जी। तो वो एनर्जी कौन देगा, वाटर देगा। तो वाटर अगर एनर्जी देगा तो ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको पिघलाने के लिए, पूरा 20 ग्राम पिघलाने के लिए, समझना इसमें बहुत अच्छे से समझना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। 20 ग्राम आइस पिघलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो मास हो गया 20 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना हो गया, 80, 1600। फ्यूजन होगा ना 80, तो 1600 कैलोरी हमको चाहिए, तब मेरा आइस पिघल जाएगा। चलो, तो पिघल जाएगा तो हमको कौन पिघलाएगा, पानी। तो इसका मतलब ये अगर 1600 दे दिया तो इसका टेम्परेचर घटेगा, कितना घटेगा, तो 1600। Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी, ठीक है। 20 कैंसल, 2 से 8 कैंसल, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया, 8। 8 बढ़ेगा कि 8 घटेगा, घटेगा। इसका मतलब इसको पिघलाने के बाद, समझना ध्यान से बढ़िया से, इसको पिघलाने के बाद मेरा जो पानी है अभी भी 200 ग्राम है, और टेम्परेचर 8 कम हो गया, यानी 42 डिग्री सेल्सियस में चला गया, और ये आइस पिघल गया। तो ये आइस अगर पिघला तो ये इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 ही रहेगा ना जी, कि टेम्परेचर 42 हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो उसको हम अलग कंटेनर में रख लेते हैं कि भाई ये वाटर बन चुका है, कितना ग्राम, 20 ग्राम, और कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री। अब इन दोनों को फिर से मिला दें। अब मिलाना कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, T। तो इसको लिखेंगे मास इंटू 1 इंटू T माइनस 42, प्लस इसका मास हो गया 20 इंटू 1 इंटू T माइनस 0,
और टोटल कितना होगा 0। तो अगर देखा जाए तो 20 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10t माइनस 420 प्लस t इज इक्वल टू 0। तो 10t हो जाएगा 11t इज इक्वल टू 420। तो t का वैल्यू हो जाएगा 420/11। समझ में आया पार हो गया ऊपर से? फिर से एक बार समझाते हैं। हम बोले ना आगे का जर्नी थोड़ा कठिन है। सबसे पहले क्या किए हम, आइस को किस में कन्वर्ट किए, वाटर। ठीक है, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो पता चला उसको कितना एनर्जी चाहिए 1600। तो ये 1600 एनर्जी कौन देगा, पानी देगा। तो ये पानी अगर 1600 एनर्जी दे दिया तो उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, घटा दिए, और उस आइस को भी पिघला दिए। तो आइस अगर पिघलेगा तो 0 में ही रहेगा, और इसका टेम्परेचर निकाल लिया, और फाइनली दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। वही वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया? चलो एकदम बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अभी बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि आगे ना जर्नी बहुत टफ है इसका कैलोरीमेट्री का। ठीक है, स्कूल लेवल के लिए इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, मेंस लेवल के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। ठीक है, उतारो इसको बढ़िया से। इसको मिटाए। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता हाल, ठीक है, 100 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आइस है तुम्हारा 50 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बताओ फिर डाल दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा। जितना दिमाग लगाओगे उतना मजा आएगा, वरना फिर बोरिंग लगने लगेगा धीरे धीरे। अब तुम हमको फाइनली चाहिए कि मेरे पास क्या होगा। मतलब 50 ग्राम आइस आइस ही रहेगा, पिघलेगा ही नहीं। तो इसलिए तो बोल रहे हैं तुमको दिमाग लगाना है कि क्या होगा। यही तो बोलो, क्वेश्चन हम दिए तो कुछ सोच समझ के दिए ना। 12.5 ग्राम मेल्ट कर जाएगा। 12.5 ग्राम मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, और बाकी 0 डिग्री पे रहेगा, बाकी मेल्ट नहीं होगा। कितना पानी, कितना आइस, कितना टेम्परेचर। फाइनल तुमको यही बताना है, कितना पानी, कितना आइस और कितना टेम्परेचर। तो वाटर भी 0 डिग्री कर देगा। ठीक है, वाटर भी 0, आइस भी 0, और 12.5 ग्राम मतलब 112.5 ग्राम पानी, ठीक है, और तुम्हारा 38.5 ग्राम 37.5 ग्राम आइस, और टेम्परेचर दोनों का 0। चलो अब समझना ध्यान से कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चेंजेस है।
तो आइस पूरा पिघलेगा, एनर्जी चाहिए उसको। तो एनर्जी अगर चाहिए होगा, कितना एनर्जी चाहिए होगा, तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। कितना हो गया, ये देगा कौन, वाटर। तो जब वाटर का लिखेंगे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, 100 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। और Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 4000। 4000 देगा ये, 20 कैंसिल, डेल्टा टी कितना आ गया, 40। इसका मतलब 40 डिग्री इसका क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। तो अगर इससे 40 डिग्री घटाओगे तो ये -30 में पहुंच जाएगा। कभी ऐसा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, यानी हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या, पहले वाले केस में क्या था, घट के वो 42 हो गया था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब उस केस में आइस पूरा का पूरा पिघला। इस केस में आइस कभी पूरा पिघल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये 4000 कैलोरी देने के लायक ही नहीं है। इसका मतलब ये 10 डिग्री से मिनिमम कितना जा सकता है, 0 तक जा, वो बर्फ तो नहीं बन जाएगा ना ये। तो इसका मतलब अब उल्टा सोचेंगे। यहां पूरा समझ में आ गया कि नहीं पिघला, ये तो क्लियर हो गया। अब हम सोचते हैं उल्टा, कि ये मैक्सिमम 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है मिनिमम। तो ये कितना एनर्जी दे सकता है, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो ये कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 10। तो इसका मतलब ये सिर्फ कितना देने के काबिल है, 1000 कैलोरी। उससे ज्यादा ये कभी दे ही नहीं सकता। तो 1000 कैलोरी में पूरा बर्फ पिघलेगा, क्योंकि पूरा बर्फ पिघलाने के लिए कितना चाहिए, 4000। तो 1000 में कितना पिघलेगा वो देख लेते हैं। तो कितना पिघलेगा, तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। तो Q का वैल्यू हो गया कितना, 1000। मास हमको पता करना है कितना पिघलेगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो M का वैल्यू हो गया 100/8, यानी कितना हो गया, 12.5। इसका मतलब यह है कि 12.5 ग्राम आइस पिघल जाएगा, ठीक है। और ये वाटर कहां चला जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। और ये जो पानी पिघलेगा वो भी किस में रहेगा, 0 में। तो इधर 100 और उधर 12.5, टोटल पानी कितना हो गया, 112.5। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर और 37.5 क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया या पार हुआ सब, समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, लिखो। चलो आगे बढ़े। चलो। सबसे टफ क्वेश्चन है ना, 100 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेल्सियस, आइस 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस, और कुछ वेपर भी डाल दिए, दो ग्राम, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तीनों मिक्स करने के बाद मेरे पास कुछ लास्ट में बचेगा, कुछ टेम्परेचर भी होगा, सब कुछ बताना है। अगर वेपर, वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी
देना होगा, और वेपर अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब एनर्जी देगा। चलो बहुत बढ़िया, ट्राई करो। ये वाला बना लिए तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। बस एकदम बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। कोई भावेश बना के बताएगा। हाँ? तुम शादी भी करना 50 साल बाद। सब कुछ सही समय में होना चाहिए। आराम से 10 मिनट का समय लेते हैं, आराम से जो सोचना है सोचो और बनाओ। वेपर तो देगा। कुछ बना? अब तुम देखो कैसे करना है।
कोई बात नहीं, कितना है? इतने कैलकुलेट के वजह चलो बताएं फिर, से चलो बना ही लो। चलो बताएं। ठीक है, एक सिस्टम बता दो, क्योंकि देखो खाली आइस और वाटर था तो थोड़ा आसान था, अब यहाँ आइस भी है, वाटर भी है और वेपर भी है, तो चीज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक तरीका बताते हैं, ठीक है, कि करना क्या है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, वहां पर जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा सब लिखते जाते हैं। तो बैंक अकाउंट अगर इनिशियली 0 रुपया से स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी 0 रुपया पे करना है, क्योंकि हमको ना पैसा रखना है ना पैसा देना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 पर खत्म करना है। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हम क्या किए, ठीक है, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर लिए। तो आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट कर लिए तो इसका मतलब हमको पैसा देना होगा। ठीक है, तो देना होगा, इसका मतलब बैंक अकाउंट नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, सारा यहां लिखते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलो, तो 10 ग्राम आइस है तो 10 इंटू 80 कितना हो गया, 800। तो बैंक अकाउंट पे माइनस 800, और एक एक करके यहां लिखते जाते हैं। अभी एक बीकर में 100 ग्राम वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस में, उसको पिघला दिए तो एक बीकर में अब आ गया 10 ग्राम वाटर, कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। इस वेपर को भी कन्वर्ट कर ही लेते हैं, किसमें, वाटर में। तो वेपर अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो पैसा हमको देगा। ठीक है, तो कितना देगा, तो 2 इंटू 540 यानी 1080, और हम प्रॉफिट में प्लस, यानी तीसरा बीकर में पानी हो गया कितना ग्राम, 2 ग्राम पानी, कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री। 3 बीकर में तीनों में पानी है। ठीक है, तो इन तीनों को मिला देते हैं, और जो पैसा उसको रखे रहते हैं, बाद में यूज करेंगे कभी। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर टी होगा। इक्वेशन लिख सकते हैं फटाफट, 100 इंटू 1 इंटू टी माइनस 60 प्लस 10 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी माइनस 100, और टोटल लेन देन कितना होता है, 0। तो 2 से कैंसिल होगा ये 5, और ये कितना हो जाएगा, 50। तो अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 50t
-3000 प्लस 5t प्लस t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 50, 55 और एक 56, 56t इज इक्वल टू 3100। तो t का वैल्यू यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइडेड बाय 56। इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यानी कि इन तीनों को मिलाने के बाद मेरा फाइनल टेम्परेचर इतना आया, प्लस बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसा होगा 0 2 8 2 280। पक्का? तो एक्चुअली ये ऊपर लिखते और ये नीचे लिखते, तो कितना आ गया? 280 मेरा बैंक अकाउंट पॉजिटिव है। और लास्ट में बैंक अकाउंट पूरा खाली करना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया और 0 पे खत्म करेंगे। तो 280 अगर मेरे पास पैसा बचा हुआ है, इसका मतलब हम ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास एनर्जी बचा हुआ है। अगर हम नेगेटिव में चलते, इसका मतलब घटा देते। समझ में आया? अब इतना पैसा लेके हम कितना बढ़ा लेंगे, तो समझना ध्यान से। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q के जगह लिखेंगे 280, मास कितना लिखोगे? टोटल, क्योंकि सब पानी बन चुका है। 100, 110 और 112 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी निकाल सकते हो। इतना टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो भी डेल्टा टी आएगा इसमें क्या करना है? ऐड कर देना। हो गया आंसर। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ऐसे करने बैठोगे ना, वेपर आइस ये सब वे सब, तो खुद कंफ्यूज होकर उलझ के वहीं रह जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। क्या क्या किए बताओ? तरीका देखो, तरीका बहुत है। तुम पहले वेपर को हटा दो, पहले वेपर और वाटर को कर लो, इन दोनों का करके देख लो फाइनल क्या हुआ। उसके बाद जो भी बना उसको आइस के साथ देख लो। तो वही दिक्कत है, तुम करोगे क्या? मान के चलो कि इसमें 5-6 बीकर रख दिया और सब डालो, तो क्या एक एक करके करोगे? नहीं ना, तुमको तो करना ही होगा। तो लास्ट में वही बोले, बैंक सिस्टम बना लो पूरा, और सबको पानी में कन्वर्ट करके ले आओ सबको, और देख लो कि बैंक अकाउंट मेंटेन करते रहो। सब लास्ट में जब पानी बन जाएगा तो उसको भी एक लाइन में कर सकते हैं। अब अगर एनर्जी बचा रह गया तो उसको यूज करके टेम्परेचर बढ़ा दो, और एनर्जी अगर वहां कम है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना। इतना कर लोगे तो कैलोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना करने के बाद। ठीक है। अब तुम एससी वर्मा में देखना, हीट का चैप्टर शायद उसमें है, पार्ट 2 में। एससी वर्मा पार्ट 2 में हीट है, कैलोरीमेट्री। ट्राई कर रहा उसमें, या नेक्स्ट क्लास में हम इसका डीपीपी दे देंगे। वहां तो दे दिए डीपीपी, इसका यहाँ पर दे देंगे। प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ बढ़िया से। आ गया ना? क्या जी शर्मा जी? ठीक है, चलो अब एक फैक्ट और बताते हैं बढ़िया से। जैसे कि ये समझ में आ गया ना, आराम से क्वेश्चन बनाना, आराम से बनेगा, क्योंकि और इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब क्या ही मिलाएगा जी, और कुछ बचा क्या मिलाने के लिए? जहर बच गया ना। ठीक है, तो और कुछ तो बचा नहीं, बस करना यही है। ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ये एकदम हर जगह फिक्स रहता है कि चेंज होता है? चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? अब याद रखना। अच्छा, कोई अगर पूछे कि वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब बॉयल करता है तब, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? 100 डिग्री पे
मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, हल्का सा बाद, वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। बोलना सही है? ठीक है, तो इसका मतलब गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाता है, तो बेचारा बॉयल करके सूखता होगा। तुम लोग के अकॉर्डिंग कि अगर तुम्हारा वेपर कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तब तो बेचारा पॉन्ड, लेक सब तो बॉयल कर रहा होगा और सूख रहा होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है फिर? कम में भी सूख जाता है। तब इसके घर में है, बगल में है ना, तालाब सूखता है कि नहीं सूखता है? एकदम सूखता है। प्रैक्टिकली भी देखोगे सूख जाता है। पानी तुम कुछ नहीं, धूप में ही रख दो ना पानी, उस तुरंत वेपर बन जाता है। तो क्या वहां पानी बॉयल कर रहा था? तो ऐसा क्या हो रहा है फिर? ठीक है, तो याद रखो दो चीज होता है, दो फेनोमेनन होता है। एक होता है इवापोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। ठीक है, इवापोरेशन और वेपराइजेशन दो अलग अलग चीज है। लिखो पहला, इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। लोग ऐसा ऐसा फैक्ट बताता है ना, क्या होता है, बोलते समय डर भी नहीं लगता है। चलो, तो वेपराइजेशन और इवापोरेशन का एक मीनिंग बताता है कि क्या वेपराइजेशन होता है और क्या। इसको कहानी की तरह पहले समझ लो, उसके बाद थ्योरी तो क्या लिखना ही है बस। वाटर सरफेस जब होता है तो उसको एनर्जी मिलेगा। कहां से मिलेगा? लाइट एनर्जी पड़ रहा है उस पर, या तुम एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी सबसे पहले कहां मिलेगा? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले। तो जैसे उसको एनर्जी मिलेगा तो यहाँ का जितना मॉलिक्यूल्स है सबको एनर्जी मिला। अब एनर्जी मिलता जैसे है तो ये क्या करेगा? यहां भागेगा, यानी सरफेस को छोड़ छोड़ के भागना स्टार्ट करता है। लेकिन इतना भी एनर्जी नहीं है कि सरफेस को पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ठीक सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही। यानी वेपर प्रेशर किसके कारण बना? जो लिक्विड सरफेस पर है वो सरफेस को एनर्जी मिला तो वो मॉलिक्यूल्स अपना सरफेस को छोड़ के थोड़ा ऊपर ऊपर भागेगा, तो कौन सा प्रेशर बन गया? ये भाग क्यों नहीं पता है? क्योंकि इस वेपर प्रेशर को एक कोई दबाए हुए है। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए बेचारा लोग नहीं भाग पाता। लेकिन कुछ बदमाश तो रहेगा, है ना, कि जो कुछ भी कर लो भागेगा ही भागेगा। तो ये जो फेनोमेनन है, इसका मतलब जब इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर और फिर भी कोई भाग रहा है तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, जो तालाब वगैरह में होता है। ठीक है, और तुम खुद समझो इसमें सब भागेगा कि इक्का दुक्का भागेगा? इक्का दुक्का भागेगा। तो इसीलिए जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है बहुत स्लो। ऐसा थोड़ी एक दिन में पानी सूख गया, सुबह आज देखे पानी है और कल सूख गया, ऐसा नहीं। लेकिन बॉईल करते समय क्या करो, 5 मिनट बॉईल करो, देखो पानी सब सूख जाता है। तो इसका मतलब रेट किसका ज्यादा होता है? इवापोरेशन का कि वेपराइजेशन का? वेपराइजेशन का। इवापोरेशन का रेट क्या होता है? बहुत स्लो, क्योंकि सब भागता है कि इक्का दुक्का? इक्का दुक्का भागता है। ठीक है, तो यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि वाटर वेपर, लिक्विड से वाटर वेपर कब चेंज होता है, तो कभी भी चेंज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस में ही वो चेंज होने का, कभी भी हो सकता है। तो सिंपली तुमको ये बोलना है कि दो टाइप का फेनोमेनन होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पहले अगर वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवापोरेशन। और 100 डिग्री के बाद हो रहा है तो वेपराइजेशन। और इवापोरेशन कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे ज्यादा हो? वेपर प्रेशर से। ठीक है, दूसरा चीज, अब एक तो एनर्जी इसको मिल रहा था, अगर तुम इसको बॉईल करना स्टार्ट करो तो इसको तुम और एनर्जी दे रहे हो, तो जब और एनर्जी देंगे तो और भागेगा ये, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यानी एट 100 डिग्री सेल्सियस ये दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो नेट फोर्स 0। तो अब जो भागेगा वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या आ जाता है? और उससे ज्यादा भी कर देंगे तो अब कौन ज्यादा हो जाएगा? वेपर प्रेशर। तब तो नीचे से बोलेगा कि भागो ऊपर, क्योंकि फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा था, नहीं बाहर मत निकलो, तो इक्का दुक्का भाग जाता था। सेकंड केस में दोनों बराबर हो गया तो थोड़ा रेट ज्यादा हो गया। और थर्ड केस में जब हम और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर ही क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो नीचे से उसको फेंकना बाहर करेगा।
तो इसलिए सब ऊपर भागते रहता है। समझ में आया? तो इसका मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस या T ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस जब ये होता है तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे? ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि लिक्विड कब होता है बॉईल करना स्टार्ट, क्या आंसर दोगे? कभी नहीं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उस समय तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एट 100 डिग्री सेल्सियस की जगह लिख के एट बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। और हर जगह का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पहाड़ी इलाका में जब खाना बनता है तो वहां पानी जल्दी बॉईल करता है कि लेट से? सोच के बताओ। वाह। पहाड़ी इलाका में जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब ये चीज घट गया तो यानी जल्दी बॉईल करेगा कि लेट से? जल्दी बॉईल कर जाता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जल्दी बॉईल कर जाता है पानी, तो खाना जल्दी अच्छे से बन नहीं पाता। इसलिए वहां सब क्या खाता है? मैगी खाता है। सबका लॉजिक है ना। इसलिए वहां दाल चावल लोग नहीं बनाता जल्दी। क्यों? क्योंकि दाल चावल गलाने के लिए तुमको अच्छे से पकाना होगा, लेकिन वहां पानी तो जल्दी तुरंत ही 80 डिग्री 85 डिग्री होता है और बॉईल कर जाता है। क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है कि ज्यादा है? कम है ना जी। तो जल्दी बॉईल कर जाता है पानी, और जल्दी बॉईल कर जाता है इसलिए अच्छे से पक नहीं पाता है खाना। इसलिए तुम कभी भी घूमने गए होगे हिल स्टेशन, तुमको मैगी चिप्स भी खरीदोगे ना, तो चिप्स यहाँ जैसे चिप्स है तो लगता होगा कि अंदर हवा नहीं है। कभी हिल स्टेशन में जाके चिप्स खरीदना, तुमको लगेगा कि बॉम्ब की तरह है, वो कब फट जाए पता नहीं। कभी खरीदो चिप्स हिल स्टेशन में? अच्छा, अगले बार जाओगे कहीं, ठीक है, जाओ कहने, शादी वादी के बाद हिल स्टेशन ही जाता है, जाना आराम से, है ना। तो कोई नहीं गया हिल स्टेशन, तो वहां जो देखो लेज का पैकेट वगैरह, अच्छा ध्यान नहीं दिए ना, इस बार जाना तो ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, वो क्यों फुला रहता है पता है? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, तो लेज का पैकेट को बाहर से ही दबा रखा है, इसलिए फुल नहीं पाता है वो। हिल स्टेशन में जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसलिए अंदर का प्रेशर को क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो फुल जाता है पूरा। उसी चीज को स्पेस में ले जाया जाए तो फट जाता है। समझाए थे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम तुमको बाहर ले जाएंगे तो वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, और बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्लड प्रेशर है कि नहीं है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का ब्लड प्रेशर है, मेंटेन करके यहाँ जिंदा है। तुमको उठा के अगर ऊपर ले जाया जाए, यहाँ से ज्यादा नहीं, अगर तुमको यहाँ से जो 10,000 किलोमीटर ऊपर ले जाए तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया पूरा कहानी? वेपर प्रेशर कैसे बनता है? बोलो मनु शर्मा, वेपर प्रेशर कैसे बनता है? हाँ, हाय राम, बोलो जी, वेपर प्रेशर कैसे बनता है? लाइट एनर्जी या कोई एनर्जी देते हैं। ऐसा मत बोलना कि लाइट एनर्जी देता है, हम सिंपल बोलेंगे कि एनर्जी एट द सरफेस, सरफेस को एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिलते ही वाटर मॉलिक्यूल्स उस सरफेस को छोड़ के भागना स्टार्ट करता है। उसके कारण एक लेयर पर एक प्रेशर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको उतार लो पहले। ठीक है, तो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे? वेपर प्रेशर से, तब तक कौन सा फेनोमेनन होता रहेगा? इवापोरेशन। और इवापोरेशन कोई बोलेगा कब होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले हमेशा क्या होगा? इवापोरेशन। कभी कभी देखते होगे आइस जब रखते हैं ना, वहीं से वो डायरेक्ट देखते हो ना गैस निकलता टाइप का। अगर आइस बहुत ठंडा है उसको रख दोगे तो देखते हो वहां से वेपर निकलता है, तो वहां से वेपर निकल सकता है। बस होता क्या है कि बस उसको एनर्जी मिलना चाहिए, एनर्जी मिला, वो एनर्जी से कहाँ चला गया? बाहर। तो इवापोरेशन कभी भी हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर इवापोरेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, लेकिन वेपराइजेशन कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? वेपराइजेशन। और बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक और वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए? सेम, या फिर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो बॉइलिंग होगा।
तो एक पार्ट खत्म कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा पार्ट में बता देंगे हीट ट्रांसफर। ये पूरा हीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल मंडे है ना, कल ही मेरा शायद एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि उस दिन किसका हुआ था, मैथ्स वाले सर का हुआ था ना, तो कल हम ले लेंगे तुम लोग का। तो कल 2 घंटा में थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास है, नेक्स्ट इस वीक के बाद वाले नेक्स्ट वीक में हीट पूरा खत्म। रेगुलर क्लास में तुम लोग का क्या चलवा देंगे, फ्लूइड चलवा देंगे। ठीक है, तो फ्लूइड्स चलता रहेगा, इधर हीट भी खत्म हो जाएगा। तो खाली एक चैप्टर बचेगा तुम लोग का SHM। ठीक है, और एक इलास्टिसिटी चैप्टर है, एक दिन का टॉपिक है वो। ठीक है, चलो।